उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अचानक गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे। शाम करीब 4 बजे उनकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी की मीटिंग करीब 1 घंटे 40 मिनट तक चली। मुख्यमंत्री योगी ने अमित शाह से इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। आज आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। भेंट हेतु अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए आदरणीय गृह मंत्री जी का हार्दिक आभार। मुख्यमंत्री योगी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के वक्त ही मिर्जापुर से अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल भी अमित शाह के घर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक अनुप्रिया पटेल की मांग रही है कि केंद्र में 1 और उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में 2 मंत्रियों को जगह मिले। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद ने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की। आज मेरा जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग के बाद मुख्यमंत्री जी से मेरी भेंट हुई, शिष्टाचार भेंट थी। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद राजस्थान में भी सचिन पायलट की नाराजगी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट के सरकारी आवास पर उनके सबसे खास 8 विधायकों की बैठक हुई है। इसमें पायलट के खास माने जाने वाले युवा नेता और परबतसर विधायक राम निवास गावड़िया, विश्वेंद्र सिंह, PR मीणा, मुकेश कुमार जैसे नेता शामिल हुए हैं। पायलट साहब से कल का प्रोग्राम के लिए गया था, उनकी पुण्यतिथि पायलट साहब की, उनको आमंत्रण देने के लिए गया था, लेकिन पायलट साहब ने कहा कोरोना का समय है, इस समय कुछ नहीं कर सकते। सचिन पायलट के घर पर हुई 8 विधायकों की बैठक के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अभी भी नाराज चल रहे हैं। साथ ही पार्टी आला कमान से भी खफा है। परिवार में कोई बातें इस तरह की आई है तो उनको दूर करना ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का काम। उधर कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने भी पार्टी पर सवाल उठाए हैं। वीरप्पा मोइली ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में तत्काल बड़ी सर्जरी की जरूरत है। साथ ही कहा कि पार्टी को सिर्फ विरासत के भरोसे नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत के सुर बदले बदले से हैं। संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और बीजेपी के शीर्ष नेता हैं। या क्षणी देशाचे प्रधानमंत्री ते आहेत आणि आजही नरेंद्र मोदी हेच भारतीय जनता पक्षाचे सर्वोच्च नेते आहेत। संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पर पूछे गए सवाल में ये जवाब दिया। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 7 वर्षों में बीजेपी की सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दिया जाना चाहिए और शिवसेना का मानना है कि प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, किसी एक पार्टी के नहीं। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया और बंगाल पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हिंसा का एक वीडियो ट्वीट किया है। ये वीडियो पश्चिम बंगाल के चंदन नगर का है। इसमें 2 गुटों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले और बमबारी हुई। उपद्रवियों ने बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी की गाड़ी पर भी हमला किया। उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी की गाड़ी पर हमला हुआ और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। पंजाब कांग्रेस में मतभेदों पर बनी कमेटी ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक 4 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब कांग्रेस के ज्यादातर विधायक मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के पक्ष में हैं। विधायक प्रदेश अध्यक्ष को हटाना चाहते हैं। कमेटी की इस रिपोर्ट के बाद चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस के संगठन में फेरबदल संभव है। पंजाब में कांग्रेस नया प्रदेश अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना सकती है। कुछ दिन पहले ही 3 सदस्यों की कमेटी ने दिल्ली में पंजाब कांग्रेस के सभी असंतुष्ट नेताओं से मुलाकात की थी। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष मीना कुमारी की एक टिप्पणी पर विवाद हो गया है। मीना कुमारी ने कहा कि लड़कियां मोबाइल पर लड़कों से लंबी बात करती रहती हैं और शादी के लिए भाग जाती हैं। लड़कियां मोबाइल से काम कर बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेकर भाग जाती हैं शादी के लिए। विवाद होने के बाद मीना कुमारी इस मुद्दे पर सफाई देती नजर आईं। उन्होंने कहा कि इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ऐसा नहीं है, उसका तोड़ मरोड़ के दूसरा रूप ले लिया है। मैंने ये बोला कि नाबालिग बेटा को मोबाइल दिया जाता है तो उसको जो है चेक करा जाए।
शादी और रिश्ते पर नुसरत जहां के बयान के बाद आज उनके पति निखिल जैन ने भी एक बयान जारी किया है। निखिल जैन ने कहा है कि प्यार की वजह से मैंने नुसरत को शादी के लिए प्रपोज किया था। हमने साल 2019 जून महीने में टर्की जाकर शादी की थी। इसके बाद कोलकाता लौटकर रिसेप्शन दिया था और हम साथ पति पत्नी की तरह ही रहते थे। अगस्त 2020 में नुसरत ने एक फिल्म की शूटिंग शुरू की, जिसके बाद उनका रवैया बदलना शुरू हो गया। 5 नवंबर 2020 को नुसरत घर से अपने सभी जरूरी और कीमती सामान के साथ चली गई। वो दूसरे फ्लैट में जाकर रहने लगी। उसके बाद से हम कभी पति पत्नी के तौर पर साथ नहीं रहे। इससे पहले कल नुसरत जहां ने एक बयान जारी कर कहा था कि निखिल जैन से उनकी शादी भारत में मान्य नहीं है, इसलिए तलाक का सवाल ही नहीं है। नुसरत ने निखिल पर उनके बैंक अकाउंट से बिना इजाजत पैसे निकालने और जेवर रखने का आरोप लगाया था। मॉनसून की पहली बारिश में ही मुंबई में हाहाकार मच गया। भारी बारिश की वजह से बुधवार की रात मलाड वेस्ट के मालवाड़ी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में 15 लोगों को बचाया गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटनास्थल का दौरा किया और हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही घायल लोगों का इलाज भी सरकार कराएगी। इस बीच मौसम विभाग ने कुछ दिन में फिर से मुंबई में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट के आउटरीच सेशन में 12 और 13 जून को डिजिटल माध्यम से शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। Prime Minister Shri Narendra Modi will participate in the outreach sessions of the G7 summit on 12th and 13th June in virtual format. विदेश मंत्रालय ने पिछले महीने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी देश में कोरोना वायरस महामारी की वजह से G7 के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने ब्रिटेन नहीं जाएंगे। G7 में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल है। G7 के अध्यक्ष ब्रिटेन ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन सरकार से अपील की है कि उन भारतीय नागरिकों को चीन आने जाने की इजाजत दी जाए। We have been in touch with the Chinese side in order to seek an early resumption of travel by Indian citizens to China, especially those who work and study there. विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा है कि ये इजाजत दोनों तरफ आने जाने की हो। We recognize the need to ensure safety and strictly follow COVID protocols. Essential two-way travel should be facilitated, especially keeping in view that the fact that Chinese nationals are able to travel to India. नवंबर 2020 से भारतीय नागरिक चीन नहीं जा पाए हैं। मंत्रालय ने कहा कि मार्च में चीनी दूतावास ने चीनी वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को वीजा देने की बात कही थी। चीनी वैक्सीन लेने के बाद कुछ भारतीय नागरिकों ने चीन के वीजा के लिए आवेदन दिया था, लेकिन चीनी वैक्सीन लगने के बाद भी उन्हें वीजा नहीं दिए गए। बिहार में कोरोना से मौत के नए आंकड़े आने के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला किया है। 8 जून को बिहार सरकार ने कोरोना से मौत की ऑडिट रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद आज के आंकड़ों में अचानक 3,917 लोगों की मौत जुड़ गई। मौत के नए आंकड़े जारी होने के बाद विपक्ष ने कहा कि सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने इसे मौत का घोटाला करार दिया। हालांकि राज्य सरकार ने दलील दी है कि आंकड़े छिपाए नहीं बल्कि बताए गए हैं, जिससे मृतक के परिवारों को मुआवजा मिले। जो रिपोर्ट तैयार किया गया, फिर उसको इकट्ठा एक जगह किया गया, सभी जिलों के आंकड़ों को एक साथ जोड़ा गया और समाज के सामने, राज्य के सामने, सभी के सामने वो आंकड़े कल हमारे विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा प्रस्तुत किए गए। सरकार ने आगे बढ़ के इस विषय को निकाला और लोगों तक सहायता पहुंचाने का काम किया। कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी को देखते हुए दिल्ली सरकार इससे निपटने की तैयारियों में जुट गई है। दिल्ली में 13 ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक बनाए जा रहे हैं। एक टैंक में करीब 57 टन ऑक्सीजन का स्टोरेज होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने वैक्सीन की कमी की बात कही। इस वक्त वैक्सीन की बहुत ज्यादा परेशानी है। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी की सबसे बड़ी समस्या है। वहीं देश में लगातार तीसरे दिन 24 घंटे में 1 लाख से कम मरीज मिले। देश भर में पिछले 24 घंटे में 94,092 नए मरीज मिले। 1,51,367 मरीज ठीक हुए। रिकवरी रेट बढ़कर 94.77% हुआ, जबकि 6,148 लोगों की मौत हुई। हालांकि ये आंकड़ा बिहार के आंकड़ों में किए गए सुधार की वजह से हुआ है।
दिल्ली में 12वीं के बाद अब 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। ये परीक्षाएं पहले 12 अप्रैल से होनी थी, जिसे पहले स्थगित किया गया था, लेकिन कोरोना की वजह से दिल्ली सरकार ने इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया। 9वीं और 11वीं की जो परीक्षाएं थीं, जो 12 अप्रैल 2021 को पोस्टपोन की गई थीं, वो अब कैंसिल कर दी जाएंगी। वो परीक्षाएं नहीं होंगी। तो 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं। जो निजी स्कूल मिड टर्म और वार्षिक परीक्षाएं करा चुके हैं, अब वो उसी आधार पर रिजल्ट घोषित कर सकते हैं। वहीं जिन सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में मिड टर्म परीक्षा हुई है, अब उसी के आधार पर 9वीं और 11वीं के बच्चों का रिजल्ट घोषित होगा। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 22 जून को घोषित किए जाएंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.